6 से 7 अप्रैल की रात की तकरीबन 1:45 की बात है, जब एक घर होता है और उस घर में 2 अनजान शख्स एंट्री करते हैं। घर में घुसते हैं तो एक कमरे में एक पति और पत्नी सो रहे होते हैं। पत्नी गहरी नींद में नहीं होती है, लेकिन पति काफी गहरी नींद में सो रहा होता है। जैसे ही 2 लोग घर के भीतर एंट्री करते हैं, उनके पैरों की आवाज सुनाई देती है और पत्नी को लगता है कि जैसे कोई घर में चल रहा हो। इसी के संशय के कारण वो कमरे से उठती है और उठ के बाहर जाती है और देखने की कोशिश करती है कि मेरे घर में कौन है। तभी एक युवक पीछे से आता है और उसके सर के पास बिल्कुल आकर के एक धारदार हथियार लगाता है और कहता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे पति की गर्दन अभी उड़ा दूंगा। ये सुनने के बाद पत्नी डर जाती है, क्योंकि उसके पति की जीवन और मौत का जो सवाल था। डर जाती है। उसके बाद उसके वो लोग एक बगल के कमरे में लेकर जाते हैं और इस घर में रखे जितने भी सोने चांदी और पैसे रुपए होते हैं, इस तरीके की चीजों को एक बैग में रखवाते हैं और उसके बाद उसको लेकर आते हैं। इसी बीच अचानक पति की नींद खुल जाती है और वो बगल के बिस्तर पर देखता है कि पत्नी नहीं है। तभी वो उठने का प्रयास करने लगता है और इसी दरमियान उसमें से एक शख्स उठता है और उसके पति के सर पर एक धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो उसी बेड पर गिर जाता है धड़ाम से। ना उसकी चीखें निकलती हैं, ना उसकी कुछ निकलती हैं, बस उसकी सांसें ही चल रही होती हैं। लेकिन उसके पति की इस गलती की सजा उन लोगों ने ऐसे दिया कि उसकी पत्नी के हाथ और पांव बांध दिए और उसकी जो आखिरी सांस चल रही होती है उसी के सामने उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद उस पति का डेथ हो जाता है। फिर इसका हाथ और पैर बांध करके पत्नी को इस आंगन में छोड़ दिया जाता है और वो दोनों आराम से वहां से निकल जाते हैं और वो कहते हुए जाते हैं कि अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो अब तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारी भी गर्दन हम लोग उड़ा देंगे। जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और बगल के ही कमरे में गहरी नींद में सो रहे ननद और सासू माँ जब एक गहरी नींद में होती हैं तो उन्हें लगता है कि कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। जिनकी आवाज़ उनके कानों तक लगती है तो सास को और ननद दोनों को ऐसा लगता है कि कहीं भाभी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अचानक वो दोनों कमरे से उठते हैं और जैसे ही आंगन में जाकर देखते हैं तो उनका होशो हवास हो जाता है, क्योंकि आंगन में भाभी के दोनों पैर बंधे होते हैं, दोनों हाथ बंधे होते हैं और वो किसी तरीके से चीख चीख करके उस कमरे की तरफ इशारा करती है जहां उसके पति यानी इस लड़की के भाई सो रहे होते हैं। जैसे वो लोग दौड़ के उस कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते क्या है कि उनके भाई के सर से काफी ब्लड बह चुका है और वो बेसुध हालत में उसी बेड पर पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद ये तीनों लोग अब चीखने चिल्लाने लगते हैं और इस चीख चिल्लाहट जो होती है वो घर के बाहर आवाज लोगों को जाती है। आसपास के पड़ोसी भी जग जाते हैं और मौका वारदात पर पहुंचते हैं और उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसे सुनने के बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक होगी, क्योंकि अगर किसी पत्नी को पति पसंद ना हो तो उसके साथ क्या हो सकता है इसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आपने मेरठ कांड सुना होगा, सोनम रघुवंशी कांड सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा यकीन मानिए इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह होगी किसी ने सोचा तक नहीं था। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस कहानी को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये वाकया शुरू होता है दोस्तों लगभग साल 2022 से, जब एक घर में ननद और भाभी रहती हैं। भाभी कोई काम कर रही होती हैं और उनका मोबाइल सामने रखा होता है, ननद बैठी होती है। उस नंबर पर बार बार किसी का मैसेज आ रहा होता है जिसकी नोटिफिकेशन बार बार ऊपर ही दिख रही होती है। ननद वो मोबाइल उठाती है और देखती है और मोबाइल पर हो रहे चैटिंग को देखती रहती है कि उधर से क्या क्या लिख कर आ रहा है।
इसी दरमियान वो भाभी चल कर आती हैं। जैसे देखती हैं कि मेरी ननद मेरे फोन को चेक कर रही हैं, तो ये देखने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाती हैं। और जब तक ननद उनसे पूछे कि तुम ये सब क्या कर रही हो भाभी, ये किससे तुम चैट कर रही हो, इतनी बातचीत जब तक हो उतने में ही वो अपने कमरे में जाती है, बैग पैक करती है और कहती है ननद को बिल्कुल हड़काते हुए कि अपने भाई से कह देना कि तुम्हारे लिए दूसरी भाभी खोज लें और आज के बाद से मुझे छूने या खोजने का कोशिश भी मत करना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। अब दरअसल दोस्तों, जब इस पूरी बात की जानकारी घर परिवार वालों को दिया जाता है तो इन दोनों परिवारों के बीच में लगभग 1 से 2 साल तक कोई बातचीत नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बातचीत हो, और धीरे धीरे आगे चलता रहता है। इसी दरमियान होता ये है कि जब तकरीबन 3 से 4 साल बीत जाते हैं, और इसी दरमियान ये होता है कि जब तकरीबन 2 से 3 साल बीत जाते हैं और घर में बहू की कमी खलने लगती है, लोगों को लगता है कि इतना समय बीत चुका है, शायद वो अब सुधर चुकी होगी। अब वो ऐसा नहीं कर रही है। तो एक पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में एक फैसला होता है कि तुमको अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा। पहले तो मैं वहां जाऊंगी तो मेरा कोई मोबाइल चेक नहीं करेगा और सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं अब बिल्कुल सुधर चुकी हूँ। कोई भी अगर मेरा मोबाइल चेक करता है और इस तरीके का मुझे शक होता है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मैं फिर वो घर छोड़कर आ जाऊंगी। दूसरी बात, मुझे कोई किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जो मुझे मन करेगा मैं वही काम करूंगी, न कि कोई जबरदस्ती मुझसे कोई काम कराएगा। और तीसरा और आखिरी शर्त उसका ये होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मौका बाहर जाने का दिया जाए और मैं बाहर किसी ब्यूटी पार्लर इत्यादि जैसी चीजों का काम करूंगी, ताकि मैं भी 2 पैसे कमा सकूं और अपने पैरों पर खड़ी रह सकूं। इस सब बातों को सुनने के बाद पंचायत की बातें ये होती हैं कि चलो ठीक है, ये सब करने दिया जाएगा। और वाकई अगर कोई व्यक्ति सुधर जाए और उसके ऊपर भी बार बार शक किया जाए तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है लोगों को। ये सब करने के बाद, मान मनोबल करने के बाद, इनको बुला करके घर पर ले आया जाता है और आगे की जीवन धीरे धीरे चलता रहता है। अब दरअसल दोस्तों, जो ये महिला होती है जिनका नाम प्रियंका होता है, ये इनकी शादी 2017 में कृष्ण देव नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो मध्य प्रदेश के धार जिला के गोदी खेड़ा चारण गांव का रहने वाला होता है। और उसकी शादी 2017 में बाल विवाह के रूप में होती है। लेकिन दोनों परिवारों की सहमति होती है कि इनका गौना तब कराया जाएगा जब ये दोनों लोग, यानी पति जो होगा वो 21 वर्ष का हो जाएगा और पत्नी 28 वर्ष की ज्यादा की हो जाएगी। उसके बाद इनका गौना किया जाएगा और वो समय आता है जब गौना करा दिया जाता है। इधर जब पहली रात में ही पत्नी यानी प्रियंका वापस आती है तो कृष्णदेव उससे सुहागरात मनाने की कोशिश करती हैं। तो बताती है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है और आज मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहती है और वो देव कृष्ण से दूरी बनाना चाह रही होती है और धीरे धीरे यही काम वो करती रहती है। आखिरकार उसे मान मनौवल करके किसी तरीके से ले आया जाता है, क्योंकि कृष्णदेव के पिता जो होते हैं 1999 में ही मर चुके होते हैं। और इस घर में एक बेटी, एक माँ और एक बेटा, 3 ही लोग होते हैं, जिसमें बेटी की शादी इस लड़की से हो चुकी होती है। आखिरकार इन सब चीज़ों के बावजूद भी परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है और यही 6 से 7 अप्रैल की रात को एक खौफनाक घटना इस परिवार के साथ घट जाता है, जिसके बाद से चीख पुकार मच जाती है और फॉरेंसिक टीम, पुलिस के जो एसओ होते हैं, सीओ होते हैं, इस लेवल के अधिकारी जो आला अफसर होते हैं, सारे लोग आते हैं। चूंकि ये सब घटना जब घटती है उसके बाद मोहल्ले वालों ने जब पुलिस को एक सूचना दी और उस सूचना में ये सब बात बताई कि घर में लूटपाट भी हुई है और एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर अब साइबर क्राइम हो रहा है और कोई किसी व्यक्ति के घर में घुस करके लूटपाट तो कतई नहीं कर रहा है। लेकिन ये घटना चूंकि बड़ी होती है इसलिए पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम और हर तरीके की उन पैतरों को आजमाया जाता है, जिसकी वजह से
इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस खुलासा कर पाए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस भी उस घर में पहुंचती है और देखती है कि उसकी लाश हॉस्पिटल से आकर रखी हुई होती है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया था, उस पर जब उसकी पत्नी रो रही होती है, यकीन मानिए तो लोग भी रोना शुरू कर देते हैं। वो पत्नी चीख चीख कर कहती है कि मेरी पति को मेरे सामने ही मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस हैरान रहती है। पुलिस बार बार माँ बहन से पूछना चाहती कि बताइए घटना के वक्त कौन था। सब लोग यही बताते कि ये पत्नी थी, लेकिन पत्नी की ऐसी हालात थी कि पुलिस भी उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। काफ़ी देर के बाद, तकरीबन इस घटनाक्रम के 6 घंटे बीत जाने के बाद, किसी तरीके से पत्नी ने अपने होश आवास को संभाला और उससे पूछताछ शुरू की गई। और इधर डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पूछताछ में सबसे पहले पूछती है पुलिस कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी विस्तार से बताओ। सबसे पहले उस इलाके के जो उस थाने के इंचार्ज होते हैं वो इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद उनसे जो बड़ा अफसर होता है वो पूछता है। लेकिन एक चीज़ नोट की जाती है कि जब थाने के जो SHO होते हैं वो पूछते हैं तो कोई और जानकारी देती है महिला, जब उनसे बड़ा आला अधिकारी पूछते हैं तो कोई और जानकारी देती है। पुलिस को बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि घटना तो एक ही घट सकती है, लेकिन उसका व्याख्या कई तरीके से किया जाए ये तो सही नहीं लग रहा है। अब उसके बाद एक और आला अधिकारी आते हैं जो उस जिले के IPS होते हैं, जो वहाँ के मुख्य कार्य को देख रहे होते हैं। वो आते हैं, वो पूछताछ करते हैं। उनको भी एक अजीब सी बात सामने बताई जाती है। यानी 3 अधिकारियों ने इस महिला से पूछताछ किया और इस महिला यानी प्रियंका ने तीनों को अलग अलग बयान दिया। पुलिस को समझ में नहीं आ रही होती कि घटना एक ही तरीके से घटी होगी, लेकिन ये महिला बयान क्यों बदल रहा है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि महिला इस घटना को लेकर काफ़ी प्रभावित हुई हो, जिसकी वजह से उसका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा हो। इसके बाद एक दिन बीतता है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें पुष्टि की जाती है कि उसके सर पर किसी गंभीर धारदार हथियार से मारा गया, जिसके घाव तकरीबन 9 इंच तक गहराई में घुस चुके थे। यानी मारने का ये मतलब ही था कि किसी तरीके से इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। उसी दरमियान डॉग स्क्वाड की टीम एक जानकारी बताती है कि इस जो स्पॉट है इसके आसपास किसी ने संबंध बनाए हैं। तो पुलिस अब फिर उस महिला के पास पहुंचती है, यानी प्रियंका के पास पूछती है कि क्या देव कृष्ण के मरने से पहले आप दोनों लोगों ने संबंध बनाया था। जैसे ही ये चौंकाने वाली बात उनसे पूछा जाता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आज वो एकदम सकपका जाती है। और फिर पुलिस को एक मौका मिल जाता है पूछताछ करने का, और इसी पूछताछ के दौरान एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा होता है जिसकी वजह से ये घटना न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। और वो घटना यही होती है कि जब प्रियंका का बाली उम्र में शादी हुई रहती है, उसके बाद उसकी जान पहचान एक कमलेश पुरोहित नाम के शादीशुदा व्यक्ति से, जो पेशे से ढाबा चला रहा होता है, उससे उसकी मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और दोनों न जाने कितने बाद एक नाजायज संबंध यानी शारीरिक संबंध बनाते थे, जबकि प्रियंका को पूरी तरीके से पता था कि वो एक शादीशुदा महिला है, उसे इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी उससे संबंध बनाया करती थी। इसी तरीके से संबंध बनाने का सिलसिला चलता रहता है और 2022 में वो रूठ कर जाती है तो उसे और भी मौका मिल जाता है और इन दोनों का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी ज़िंदगी व्यतीत करने चाहते थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिरकार एक दिन प्रियंका अपने घर के बाहर बैठी होती है और सामने से मोटरसाइकिल लेकर के कमलेश पुरोहित नाम का जो व्यक्ति होता है वो जाता है, और जैसे ही उसकी नज़र इस पर पड़ती है वो रुक जाता है। इधर से प्रियंका और कमलेश दोनों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं कि तभी घर के अंदर से देव कृष्ण जो प्रियंका का पति होता है वो निकल कर आ जाता है और देख लेता है। जैसे ही देखता है वो अपनी पत्नी को घर के अंदर ले जाता है, उसके गला दबाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि देखो इस तरीके की गलती अगर दोबारा हुई और तुमने किसी से आंख मिचोली की तो ये ठीक नहीं होगा। अब आए दिन इन्हीं सब मामलों को लेकर के आपसी घर में विवाद भी हो जाया करते थे।
आखिरकार वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान हो जाती है प्रियंका और अपने प्रेमी कमलेश से कहती है कि तुम कुछ भी इंतजाम करो, ये मुझसे 1 लाख रुपए लो और किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था करो जो इस देवकृष्ण का काम तमाम कर दे, और इन सब चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। आखिरकार वो 1 लाख रुपए लेता है और एक व्यक्ति से संपर्क करता है जो पेशे से हिस्ट्री सीटर होता है, और उससे संपर्क करने के बाद उसे 50,000 रुपए एडवांस दिया जाता है और 4 अप्रैल 2026 को इस देवकृष्ण को मारने की पूरी प्लानिंग हो जाती है। और उधर प्रियंका इंतजार कर रही होती है, लेकिन 4 अप्रैल को जिस हिस्ट्री सीटर को इन लोगों ने कहा था वो नहीं आता है, जिस पर प्रियंका काफ़ी गुस्सा होती है और कमलेश को उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाती भी है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद वो अपने उस हिस्ट्री सीटर से बात करता है और बताता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया, मेरे पैसे वापस करो। वो कहता है कि ठीक है भाई, घबराओ नहीं, तुम्हारा काम होगा। और अब वो दिन आता है 6 अप्रैल और 7 अप्रैल की मध्यरात्रि यानी 1:45 पर, जब घर के बाहर दोनों आते हैं। और ये 2 शख्स कोई डाकू, लुटेरे या चोर नहीं होते हैं, एक हिस्ट्री सीटर और एक दूसरा उसका प्रेमी, दोनों घर के अंदर आते हैं और सो रहे पति के ऊपर एक धारदार हथियार से हमला किया जाता है। हमला ऐसा किया जाता है कि जिससे वो मरे ना, कुछ देर तक जिए। उसके बाद वो हिस्ट्री सीटर मारने के बाद उस घर से निकल जाता है। उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसके सामने इन दोनों ने संबंध बनाया, ऐसा भी लोगों का कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया नहीं है, और क्या है और जानकारी शायद इस जब पूरे मामले की चार्जशीट लगेगी तो सामने निकल कर आएगी। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रेमी ने ही उसके हाथ पैर बांधे और उसे आंगन में छोड़ करके चला जाता है। उसके बावजूद ये पत्नी इतनी खौफनाक प्लान करने के बाद भी अपने पति के सीने पर हाथ मार मार के चीख चीख करके ऐसा रोने का दिखावा करती है कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे इसका उसमें कोई कुछ हाथ ही नहीं है। कितनी ये अपने पति के मरने से आहत है कोई भांप नहीं पाता है। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और समझदारी के साथ इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है, जिसके बाद प्रियंका और कमलेश पुरोहित दोनों को जेल भेज दिया जाता है और हिस्ट्री सीटर यानी जिसने हत्या किया था अभी भी उसे खोजा जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार आजकल की लड़कियां, अगर तुम्हें किसी और से ही प्यार है तो पति को तलाक दे दो। और मैं खास तौर से उन पतियों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी का अफेयर किसी के साथ है तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हो सके तो अपने, अगर आप जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो उससे पीछा छुड़ा लीजिए। शादी करने से पहले उससे 10 बार क्लियर कीजिए कि अगर आपका कहीं रिश्ता है तो हमारे साथ आपका कोई दबाव नहीं है, नहीं तो इस प्रकार की घटना आपके साथ भी घट सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और आपने देखा कि मेरठ के उस नीले ड्रम से लेकर सोनम रघुवंशी तक और किस प्रकार प्रियंका कमलेश तक सिर्फ प्यार की वजह से ही एक निर्दोष व्यक्तियों की जान जाती है, जिसका हमारे समाज के पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने समाज के रीति रिवाजों को कुछ इस कदर कुचलते चले जा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं अब हमारे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। 1 साल नहीं बीतता है, हर 2-3 महीने में एक आधी घटना ऐसी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख लीजिए। कहानी सुनने और सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनके बारे में सुना और उस घटना का आनंद लिया। सीख लीजिए, सदैव सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।